हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज लव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट टाइप का सेकेंड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या एसेंशियल्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए। तो ये दिया गया है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 बात करता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। होते क्या क्या है, देखो सबसे पहला हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट हो गया। दूसरा फ्री कंसेंट, थर्ड हो गया कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, fourth one is consideration, fifth is lawful consideration and lawful object, and this last one is not expressly declared to be void। ठीक है, अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। इसका मतलब बहुत क्लियर है। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट जो है ना वो बहुत एसेंशियल है। एंड अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ, वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। कल हमने देखा था ना, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। तो बात क्या आती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट तो सबसे पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप हो गया ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। सेकेंड एलिमेंट है फ्री कंसेंट। ये बहुत ध्यान से सुनना। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? देखो, आपकी जो किसी अग्रीमेंट के लिए कंसेंट होनी चाहिए ना, वो फ्री होनी चाहिए। मैम क्या कह रहे हो? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन ने बोला कि मैं तेरे लिए ये काम करूँगा और दूसरे ने बोला हाँ मैं तुझे इसके बदले ये पे करूँगा या इसके बदले ये दूंगा तेरे को, ठीक है, तो कंसेंट जो होनी चाहिए ना वो फ्री होनी चाहिए। उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी का प्रभाव, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जब किसी के साथ अग्रीमेंट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उसने अपने खुद से कंसेंट दी हो, किसी के दबाव में आके उसने हाँ नहीं करी हो कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। अब कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट। आप कंसेंट को फ्री कंसेंट कब बोलोगे? जब इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डजंट गिव हिज हाउस टू ए एंड बी एग्रीड टू इट। ए ने धमकी दी कि बी को शूट कर दो। A threatened to shoot B if he doesn't give his house to A। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि here the agreement is enter into, जो अग्रीमेंट में दोनों ने एंटर किया उसमें एक दबाव था, धमकी थी। उसने धमकी दी है ना, थ्रेटन, उसको डराया धमकाया है। तो जब भी ऐसा कुछ टर्म आ जाती है किसी अग्रीमेंट में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हेंस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली चीज एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए सबसे पहला चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एंड सेकंड चाहिए फ्री कंसेंट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज दिया हुआ है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 बात करता है एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है हु, जो एज ऑफ मेच्योरिटी में हो, सेकंड साउंड माइंड का हो, थर्ड वन इज डिसक्वालिफाइड ना हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। यानी कि मेच्योर होना चाहिए। मेच्योर मतलब मेजर एज का होना चाहिए, मेजर एज का होना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी होनी चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब क्या मतलब है? मेजॉरिटी का मतलब ही मस्ट बी द एज ऑफ 18 ईयर्स। Person below the age of 18 years are considered minor, therefore incompetent to contract। यानी कि 18 years का होगा तो मेजर कंसीडर करोगे और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है, बट 18 से कम होगा तो वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? वो मोर देन 18 होना चाहिए। सेकेंड वन इज साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होगा? साउंड माइंड का मतलब he should be in a position to understand the implications of the contract at the time of entering the contract। मतलब कि वो पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसे पता ही नहीं है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो बाद में मुझे इसके बदले कंसिडरेशन में पे क्या करना है, कंसिडरेशन में इसके लिए करना क्या है। he should be enough competent ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसको उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी।
a lunatic or an idiot or a drunkard person or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. इन सबको आप sound mind का person consider नहीं करोगे. lunatic हो गया, idiot हो गया, drunkard है person, ठीक है, तो इन सबको हम sound mind नहीं consider करेंगे. तो सबसे पहली पोजीशन क्या हो गई, मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजर एज का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए पर्सन, माइनर नहीं होना चाहिए. सेकंड वन इज साउंड माइंड का होना चाहिए. थर्ड वन इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर लॉ. इसका मतलब है पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस. अपने स्टेटस की वजह से ना वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए. मैम इसका मतलब इन एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मान लो सच पर्सन्स आर एलियन एनिमी, बाहर का बंदा है और वो हमारा दुश्मन है, एलियन एनिमी. ऐसे ही फॉरेन सर्वेंट्स, कन्विक्ट जिसको सजा हो चुकी है, कन्विक्ट जो जेल जा चुके हैं, सेंटेंस हुई है उनको, कन्विक्शन हो चुका है उनका, ठीक है. तो इन सब पर्सन का स्टेटस खराब है तो वो अपने स्टेटस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. तो ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जो अपने स्टेटस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए डिसक्वालीफाई है. यानी कि सबसे पहली चीज मेजर होना चाहिए, सेकंड थिंग इज साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए. बात समझ में आई. A person competent to contract must fulfill all the above three conditions. अगर कोई person competent to contract है ना तो उसको तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज है ना उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने की. कैपेसिटी मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए. बात समझ में आई. अब है फोर्थ वन. तीन बताओ पॉइंट्स कौन कौन से देखे. सबसे पहला क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, वेरी गुड. सेकंड वन इज फ्री कंसेंट, किसी के दबाव में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो. थर्ड वन इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. फोर्थ है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में आता है रेफर्ड एज क्विड प्रो क्यो. इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पर्सन को कुछ मिले, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है. A valuable consideration in sense of law may consist either in some right. Consideration का मतलब देखो क्या हो गया, कोई right मिला, जरूरी नहीं है पैसा मिले. Consideration is not all about money. Consideration, a valuable consideration in sense of law may consist either in some right, कोई right मिले, interest मिले, कोई प्रॉफिट बेनिफिट accruing to one party, एक पार्टी को ये सब मिले और दूसरे को क्या हो, उसका फॉरबेरेंस हो, डेट्रीमेंट हो, लॉस हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर. यानी कि एक के लिए राइट इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो और दूसरे के लिए लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफर्ड, ऐसा सब कुछ हो. यानी कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए. क्योंकि देखो एक ने कुछ दिया तो उसको कुछ उसके बदले मिला, तो कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से हुई ना. एग्जाम्पल दे के बता दूं. देखो ए और बी दो पर्सन थे. ए ने बोला कि मैं अपना मोबाइल फोन बी को दूंगा, बी उसके बदले में मुझे 15,000 देगा. तो ए ने क्या दिया, मोबाइल फोन. बी के लिए क्या कंसिडरेशन है, मोबाइल फोन. ए के लिए क्या कंसिडरेशन है, 15,000, क्योंकि उसको मोबाइल फोन देने के बदले 15,000 मिल रहे हैं. यानी कि कंसिडरेशन तो दोनों के लिए है ना, समथिंग इन रिटर्न तो दोनों के लिए है. ए के लिए 15,000, बी के लिए मोबाइल फोन. बात समझ में आई. देखो एग्जाम्पल रीड करती हूँ, सुनना. A agrees to sell his mobile phone to B for 15,000. B's promise to pay 15,000. B का प्रॉमिस था कि वो 15,000 देगा. Is the consideration, वो consideration किसके लिए हो गई, A के लिए हो गई. और A's promise to sell the phone, A फोन देगा, वो consideration किसके लिए हो गई, B के लिए हो गई. बात समझ में. समथिंग इन रिटर्न जो है ना वो दोनों के लिए हुआ, तो consideration दोनों पार्ट्स पे होनी चाहिए. अब आते हैं नेक्स्ट वन पे. ये कहता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल. जो भी कंसिडरेशन दोगे और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लॉफुल होना चाहिए. मतलब सेक्शन 23 स्टेट्स दैट, सेक्शन 23 बोलता है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल. कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होगा अगर इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, वो लॉ को डिफीट करेगा,
इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड में है इन्वॉल्व, या फिर इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और कोर्ट ने उसको इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोल दिया है। ध्यान से सुनो। तो बोला कि कंसिडरेशन या कोई ऑब्जेक्ट, आप किसी कंसिडरेशन को या ऑब्जेक्ट को लॉफुल अनलॉफुल कब बोलोगे? जब उसने किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट किया हो, या उस ऑब्जेक्ट में कुछ फ्रॉड हो, या फिर उस कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट की वजह से किसी को इंजरी हो रही हो, किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को। तो इन सब केसेस में आप बोल सकते हो कि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देखो, ए एग्रीज टू गिव हिज इम्पोर्टेड कार टू बी। ए ने बोला कि मैं ना बी को इम्पोर्टेड कार दूंगा, लेकिन बी को उसके बदले में मुझे 50 किलो ड्रग्स देनी पड़ेगी। तो ड्रग्स देना, वो ड्रग्स ले रहा है, तो क्या ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। एन अग्रीमेंट इज इलीगल एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, क्योंकि कंसिडरेशन वो जो समथिंग इन रिटर्न मांग रहा है ना उससे, वो अनलॉफुल है। तो कहने का मतलब था कि जो तुम कंसिडरेशन मांगोगे या जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट होगा वो लॉफुल होना चाहिए। अगर वो लॉफुल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वॉइड नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अग्रीमेंट एंटर इनटू मस्ट नॉट बी which the law declares to be either illegal or void. Agreement enter into, जो भी agreement में आप enter कर रहे हो, must not be, वो नहीं होना चाहिए जिसको law ने illegal या void declare किया हुआ है। An illegal agreement is an agreement. An illegal agreement is an agreement. Illegal agreement वो agreement है जिससे expressly और impliedly प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कि ऐसा करना ही नहीं है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है जो अग्रीमेंट, आप उसे बोलोगे इलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि लॉ ने उसको मना किया हुआ है करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट क्या हो गया? इलीगल एग्रीमेंट। क्या हो गया? इलीगल एग्रीमेंट। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप एंटर करते हो जिसे लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ है इलीगल या फिर वॉइड, या इलीगल या फिर वॉइड, तो आप उन एग्रीमेंट्स को कहोगे डिक्लेयर टू बी वॉइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एक रोक लगा रहा है, कंट्रोल कर रहा है ट्रेड को, बिजनेस को, मैरिज को, लीगल प्रोसीडिंग्स को, ये सब होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। और आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में चाहिए कि आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए। थ्रेट टू कमिट मर्डर, थ्रेट कर रहा है मर्डर के लिए, धमकी दे रहा है। और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी के लिए गलत पब्लिश हो रहा है। और एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ये सब आप कह सकते हो इलीगल इन नेचर है। तो आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एंटर करोगे वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स देखें, एक एक करके रिपीट करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, क्योंकि अग्रीमेंट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वन क्या है? फ्री कंसेंट, किसी के दबाव में आपने कॉन्ट्रैक्ट में आने से हाँ नहीं की हो। थर्ड वन इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन इज कंसिडरेशन, दोनों ही पार्टीज के लिए समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। एक के लिए राइट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे के लिए और सम लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अदर, दूसरे के लिए इस तरीके से हो सकता है। दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ समथिंग इन रिटर्न होगा। एंड द फिफ्थ वन इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करोगे उसका ऑब्जेक्ट प्लस उसकी कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो वॉइड डिक्लेयर हो चुका हो या फिर किसी लॉ में उसको प्रोहिबिट किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल समझ में आए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अग्रीमेंट क्या है,
प्रॉमिस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, और इस वीडियो में हम देख लिया कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है। अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर वाइज हम लोग सारा कॉन्ट्रैक्ट तक डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरे की पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो अच्छे अच्छे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।